हमने अपनी लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल रेट को समझा था और क्या कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो से रेट लो, ठीक है, क्या होता है आपका रेट लो, और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कहाँ से ऑर्डर आया है रिएक्शन का, क्यों आया है, उसकी हेल्प क्या है रिएक्शन को आगे ले जाने में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स का। आज आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रेट से, ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल रेट पढ़ लिया था। थ्योरेटिकल रेट कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल रेट का मतलब होता है नॉर्मली चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और किसकी कंसंट्रेशन का चेंज, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली रेट क्या होता है। देखो क्या होता है, लैब में जब कोई रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, ठीक, तो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ठीक। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं तो हम उसकी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं रिएक्टेंट की। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो जो मेरे पास है वो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट तक तो मैं जब पहुंचूंगी जब रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, या रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कुछ टाइम तक की रिएक्शन हो चुकी है, ठीक, तो मुझे स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत टाइम में ही रिएक्शन का रेट इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम कभी भी एक्सपेरिमेंटल रेट को नहीं लिखते हैं। हम जब भी एक्सपेरिमेंटल रेट को लिखेंगे, प्रैक्टिकली रेट को लिखेंगे, तो हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपने रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म यूज हुई है किसके लिए, रिएक्शन की रेट के लिए, यानी कि रिएक्शन की स्पीड के लिए। तो ये एक फैक्टर ही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है। ये क्या है, हमारा एक मेन फैक्टर है, ठीक। लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हमेशा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। समझने वाली बात तो ये है। तो यही है आपका एक्सपेरिमेंटल रेट कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी हमेशा रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है, नहीं बढ़ाती है। डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन की स्पीड में पार्टिसिपेट, आगे ले जाने के लिए, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट से ही, बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्पीड की, ठीक है। स्पीड का मतलब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्टेंट क्या हो, इन्वॉल्व ही हो, ठीक है। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हो सकता है आपके रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड कौन बढ़ा रहा है, कैटलिस्ट बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही केस हमें समझने हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी रिएक्शन के रेट में कितनी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और कब पार्टिसिपेट करती है, उसी की ही वजह से आपके बनते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जब रिएक्टेंट आपके रिएक्शन की स्पीड को आगे ले जाने के लिए जिस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, वही आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। समझ में आया। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रेट लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई वो रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में किस ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। आ गया ना ऑर्डर, किस ऑर्डर के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन है A + B और वो क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है,
ठीक है। अब मेरा जो ए है रिएक्टेंट, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब उस ए के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर हो गया वो जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। हो सकता है जो बी है वो रिएक्टेंट मेरा बी है, तो बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को बहुत फास्ट बढ़ाती है। हो सकता है रिएक्शन की स्पीड मेरी बी के रेस्पेक्ट में, जो मेरा बी रिएक्टेंट है, सेकंड ऑर्डर फॉलो कर जाती है, तो बी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमारा थ्योरेटिकल रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, लेकिन जो प्रैक्टिकल रेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर पे बेस्ड होता है। क्या बोला है मैंने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, के वो रिएक्टेंट आपका रिएक्शन की रेट में किस ऑर्डर से पार्टिसिपेट करता है भी या नहीं करता है, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो हमारा ऐसा फॉर्मूला है, करेगा तो भी हमें रिएक्शन की रेट में मिल जाएगा, नहीं करेगा तो वो अल्टीमेटली क्या होती है, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने आप ही उस फॉर्मूले से हट जाती है, ठीक है। तो वही हम देख लेते हैं। तो आपको मैंने एक्सपेरिमेंटल रेट के बारे में समझाया है। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रेट, ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट। समझिए ध्यान से, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रेट, एक्सपेरिमेंटल रेट में हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं और वो रिएक्टेंट किस अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, यही तो वो रेस्पेक्ट है जिस रेस्पेक्ट से रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑर्डर कुछ और नहीं होता, ऑर्डर यही होता है कि रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं वो किस अकॉर्डिंग रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर जीरो ऑर्डर है तो वो रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड को आगे ही नहीं बढ़ा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर है तो ऑर्डर होते क्या है ये भी मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एक्सपेरिमेंटल रेट समझ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, सबसे पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है ए ऑफ ए, ठीक है, रिएक्टेंट है हमारे, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ठीक है। ए है आपका रिएक्टेंट, ए की मोलिकुलरिटी, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं, बी मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लिखूं, प्रैक्टिकल रेट लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगी, रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, कौन कौन से रिएक्टेंट है, ए है और बी है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर उनके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मुझे नहीं पता कि जो रिएक्शन में मेरा रिएक्टेंट ए है वो किस ऑर्डर से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मैंने इसको पी लिख दिया, ठीक है। बी है वो किस ऑर्डर से पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज क्यू ऑर्डर से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये पी क्यू क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक। ये पी और क्यू की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक। जिस भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका रिएक्टेंट क्या कर रहा होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो यही जनरल तरीका है आपका प्रैक्टिकल रेट लिखने का, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट, के किस ऑर्डर से वो रिएक्टेंट रिएक्शन की रेट को या स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाता है और क्या आ जाता है आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसलिए आया है क्योंकि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हर ऑर्डर के लिए चेंज होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी,
सेकंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट और होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट को हम कैपिटल के लिखते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम स्मॉल के लिखते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर एन, एन मतलब ऑर्डर आपको पता ही लग गया। ठीक है, रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन में होंगे उन सब की कंसंट्रेशन हमें लिखनी है, और उन सब रिएक्टेंट की पावर हमें उनकी ऑर्डर लिखनी है कि कौन सा रिएक्टेंट आपका किस ऑर्डर में क्या कर रहा है, किस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है अगर 3 रिएक्टेंट भी है तो जरूरी नहीं है कि तीनों फर्स्ट ऑर्डर के ही रेस्पेक्ट में रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहे होंगे। हो सकता है आपका एक रिएक्टेंट 0 ऑर्डर के रेस्पेक्ट में है, यानी कि वो तो रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं कर रहा फिर। ठीक है, एक रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में इन्वॉल्व हो रहा है, एक रिएक्टेंट आपका ऐसा है जो थर्ड ऑर्डर की स्पीड में रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। तो ऑर्डर का मतलब सिर्फ यही है कि आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल रेट समझ लिया है। ठीक, अब एग्जांपल समझ लेते हैं हम रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, A moles of A react with B moles of B and produce product। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं रेट कैसे लिखूंगी, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कौन कौन सा रिएक्टेंट है, A, तो A की कंसंट्रेशन। ठीक है, और कौन सा रिएक्टेंट है, B, तो B की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब A जिस भी ऑर्डर में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होगा वो, और B जिस भी ऑर्डर की स्पीड में, जिस भी ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होगा वो। ठीक है, तो मैंने A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया है P, कंसीडर किया है B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया है क्या, Q। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे मतलब 3-4 तरह के मेथड हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। वैसे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट हमारी रिएक्शन की स्पीड को किस रेस्पेक्ट में या किस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में आगे ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल मेथड हैं जिनसे हम ऑर्डर क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल समझे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट है, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट जितने भी हो उनकी कंसंट्रेशन टू दी पावर उनके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है। ठीक है, वो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकली रेट। ठीक है, अब मैं अगर पूरी रिएक्शन की बात करूं कि पूरी रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन P है, B रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन Q है। तो अगर मैं जनरली पूरी रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछ लूं तो जो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है प्लस B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो ऐड होके जो वैल्यू बनती है वो आपकी पूरी रिएक्शन का ऑर्डर बन जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सपोज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0 विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या मान लिया, 0 मान लिया कि A जो है वो मेरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में A रिएक्टेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में। सिर्फ ऐसा नहीं है रिएक्शन में, भाई रिएक्शन तो रिएक्टेंट से ही होती है, किसकी रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट की होगी, स्पीड को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सपोज 0 है, B के रेस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट माना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख पाऊंगी, रेट इज इक्वल टू के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, A की ऑर्डर क्या बन गई 0, B की ऑर्डर क्या बन गई 1। ठीक है, तो अब A की पावर 0 का मतलब क्या होता है, A की पावर 0 का मतलब, किसी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे रिएक्शन के रेट में से यानी कि स्पीड में से जो A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि
वो जो ए रिएक्टेंट था वो जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की रेट बढ़ा रहा था, मतलब वो तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा था ना रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर वही होता है कि कोई रिएक्टेंट किस स्पीड से रिएक्शन की किस रेस्पेक्ट में, किस ऑर्डर के बिहाफ पे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ऑर्डर होते क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीका था। ठीक, तो रेट इज इक्वल टू के। अब जो मेरे रिएक्शन का रेट है वो पूरा पूरा किस पे बेस्ड है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कौन से वाले की, बी की रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे बेस्ड है। किस रेस्पेक्ट में बेस्ड है, फर्स्ट ऑर्डर पे। अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी रिएक्शन की जो रेट बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, वो बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू बढ़ रही है। ठीक है, बाकी क्या है, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं भाई रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, कैटेलिस्ट बढ़ा दो तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर फॉलो करती हैं वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो बेस्ड होती नहीं होंगी अपनी स्पीड के लिए। ठीक है, तो उनकी वो आगे कैसे जाती होंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस टाइम पे उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाती होगी। ऐसे जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही काम करती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को आगे नहीं बढ़ाती। ऐसे हम जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेंट कभी स्पीड को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करता, अदर फैक्टर्स करते हैं। कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में एचम्यू है, सनलाइट काम करती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितने हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अब बात करेंगे फोर्थ फिफ्थ, इस तरह क्यों नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को जनरल बताऊं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कितने टाइम पे आपस में टकराते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स तो आपस में टकराते ही रहते हैं रिएक्टेंट के, लेकिन कोलिजन की जब बात आती है तो रिएक्शन को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, रिएक्शन की रेट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो काम करते हैं आपके इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन्स जब होते हैं जब एक पर्टिकुलर इफेक्टिव एनर्जी के साथ जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन मतलब टकराते हैं। ठीक, तो वही आपकी रिएक्शन की ऑर्डर बन जाती है। ठीक, तो इसीलिए हायर ऑर्डर में रिएक्शंस कभी मतलब बहुत रेयरली मेजर की जाती है। फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर की रेयरली। रीजन, क्योंकि 4-4, 5-5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एटम्स कुछ भी कह लो, वो साइमल्टेनियसली इफेक्टिव कोलिजन देना मुश्किल है। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है। मान लो दो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन आराम से कर लेंगे, दो तो आराम से टकराते रहेंगे बार बार। ठीक है, लेकिन फिफ्थ ऑर्डर में 5 मॉलिक्यूल को एक टाइम साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल इतना ज्यादा है नहीं। तो इसलिए जो आपकी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, लोअर नंबर्स में ज्यादा नोटिस की जाती है इन कंपैरिजन ऑफ हायर नंबर्स। ठीक है, तो यही रीजन है कि कुछ रिएक्टेंट आपकी जो क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर्स बनाते हैं, कि मतलब कितने इफेक्टिव कोलिजन वो रिएक्टेंट आपस में टकरा के कर रहे हैं, वो ही उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हम रेट लो पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेट लो इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि अब आपको थ्योरेटिकल रेट भी पता है और प्रैक्टिकल रेट भी पता है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल रेट और प्रैक्टिकल रेट। ठीक है, प्रैक्टिकल रेट से हमारे पास एक नई टर्म आई है। ऐसे तो टर्म तो हमारे पास 2 आई हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आई है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी आया है।
ठीक है। तो अब क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर चेंज होने पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट ही चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन you have to write down the specific rate constant unit different, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी पड़ती है, क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे, मैं आपको रेट लॉ के थ्रू एक जर्नल फॉर्मूला दूंगी, ठीक है। उस जर्नल फॉर्मूले से हम सबकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ होता क्या है बेसिकली, ठीक है। रेट लॉ क्या होता है, जब आपका थ्योरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल होता है तो उसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्हेन योर थ्योरेटिकल रेट becomes equal to your experimental rate, or we can say that practical rate। जब आपका theoretical rate practical rate के equal होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन कहते हैं, कुछ और नहीं है। अब रेट लो एक्सप्रेशन भी एक अच्छा मेथड है क्या करने का, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने का, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स आएंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, बट हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और किस ऑर्डर पे किस तरह की रिएक्शंस चल रही होती हैं एग्जाम्पल देखने बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम वन बाय वन अपनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी जाएगी, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी जाएगी। फिर मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगी कि हम खुद से कैसे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक मेथड तो आपका यही है, याद रख लेना, रेट लो एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू हम रिएक्शन की क्या कर सकते हैं, ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में हमें चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब हमें थ्योरेटिकल रेट गिवन है, ठीक। अब क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है, जब आप रेट लो एक्सप्रेशन लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें आपकी गिवन है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो सकती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन हो सकता है, या आपको टाइम इंटरवल गिवन हो और बोल दिया जाए कि इतनी चेंज कंसंट्रेशन हो रही है, स्टार्टिंग में इतनी थी, बाद में इतने टाइम के बाद इतनी हो रही है, तो टाइम इंटरवल कैलकुलेट करें, चेंज इन कंसंट्रेशन रख दें। ये सब हम प्रीवियस क्लास में सीख के ही आए हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना टाइम के रेस्पेक्ट में T2 माइनस T1 और A2 माइनस A1, ठीक है। वो वैल्यू रखे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखे, ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, ठीक है, वो रिएक्टेंट की वो रख के हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है। आप समझोगे अच्छे से, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब सबसे पहले एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज बनती है, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए भी, तो वो आपकी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट बनती है, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो हम कहाँ से निकालेंगे, रेट लॉ की हेल्प से ही एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रख के उस ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन वो है जब थ्योरेटिकल रेट प्रैक्टिकल रेट के इक्वल होता है। तो थ्योरेटिकल रेट हमारा क्या है, क्या होता था थ्योरेटिकल रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होती थी तो वो क्या होता था हमारा थ्योरेटिकल रेट, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। प्रैक्टिकल रेट, एक्सपेरिमेंटल रेट हमने क्या समझा है, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर एन, ठीक है। तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई हमें, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई हमें, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ ले आते हैं, ठीक है। तो ये रेट लो एक्सप्रेशन है, इसी से ही अब हम कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो मुझे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, स्मॉल के इज इक्वल टू, ठीक। अब क्या किया है, जो के साथ में है वो कहाँ जाएगा, अपोन में, ठीक। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के अपोन में ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन हो गई, ठीक है। अब टाइम भी अगर मैं देखूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू के साथ है टाइम, ठीक है। तो ये भी जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उसके साथ अगर मैं देखूं तो टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन है, तो दोनों ही क्या चल जाएंगे, अपोन में चल जाएंगे। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, ठीक है, इंटू 1 अपॉन टाइम, ठीक। इस फॉर्मूले से ये आ गया हमारा। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। देखो ये भी कॉन्सेंट्रेशन ही है और ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज भी होता ही है, तो चेंज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अब ऊपर वाले की पावर हो गई 1, नीचे वाले की पावर हो गई n, तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है। टाइम भी क्या हो गया, टाइम इनवर्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन की खुद की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, मोल पर लीटर, ठीक है। पूरे की पावर क्या हो गई 1 माइनस एन, टाइम इनवर्स, ठीक। अब मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन है, ठीक। तो मोल की पावर क्या हो गई 1 माइनस एन, अब लीटर की पावर इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लीटर टू दी पावर एन माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो ये आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का जनरल फॉर्मूला आ चुका है, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। आपको पता भी होना चाहिए किस ऑर्डर की है रिएक्शन, ठीक है। अब आपको एक चीज और यहाँ से पता लग गई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ही आप बता सकते हो कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यही तो सीखा है कि डिफरेंट ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट होती है, तो मुझे पता चल जाएगा अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके उसके साथ यूनिट लिखी हुई है तो आप वहां से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि आपकी रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करके दिखाने वाली हूँ फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, जो फॉर्मूला अभी हमने रेट लॉ के थ्रू सीखा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में, ठीक, अगर आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है 0, तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। इफ योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, रिएक्शन का कोई रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी क्या होगी, मोल टू द पावर एन की जगह हम क्या लगा देंगे 0, ठीक है। लीटर टू द पावर 0 माइनस 1, ठीक है, टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम हम जिसके रेस्पेक्ट में भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, अगर मिनट के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं तो मिनट इनवर्स, सेकंड के लिए तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपकी ये रेट कांस्टेंट की यूनिट बनी है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए,
तो वो क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट आपकी किसकी, थ्योरेटिकल रेट की हुई होती है। स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही जब हमने थ्योरेटिकल रेट को पढ़ा था, ठीक है, क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ गई अल्टीमेटली, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये जनरल यूनिट है थ्योरेटिकल रेट की, ठीक है। तो अगर रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है, तो जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो आपकी रेट की यूनिट के इक्वल है, ठीक है, कैपिटल के की यूनिट के इक्वल हो गई। मतलब जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट हो रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो रेट कांस्टेंट की यूनिट के इक्वल हो रही है। रीजन क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं वो आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई रिएक्टेंट, ठीक है, किसी रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करता है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो लिखी जाएगी क्योंकि उसकी ऑर्डर जीरो है, और वो क्या होगी, किसी चीज की पावर जीरो का मतलब वन, जो हमने एग्जाम्पल में अभी सीखा भी था इसी क्लास में, ठीक है। तो जब किसी चीज की पावर जीरो का मतलब वन हो जाता है, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट, ठीक है, वहां उस स्पीड, रिएक्शन की स्पीड से, या आप कह सकते हो रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से, रेट के फॉर्मूले से ही निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो उसके रेट की यूनिट के इक्वल होती है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के ही इक्वल होती है। रीजन क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर जीरो है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, व्हेन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जब आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट है तो क्या बन जाएगा आपका, मोल टू द पावर 1-1, लीटर टू द पावर 1-1 टाइम इनवर्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी आपकी, टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे बेस्ड होती है, सिर्फ टाइम पे, सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं किसके लिए, अगर आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1-2, लीटर टू द पावर 2-1, ठीक है, टाइम इनवर्स। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। याद रखना ये किसकी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपकी रिएक्शन क्या फॉलो करती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, ठीक है, क्या, कोई रिएक्टेंट, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल टू द पावर 1-3, ठीक है, लीटर टू द पावर 3-1 सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, ठीक है। K मोल टू द पावर -2, लीटर टू द पावर 2 सेकंड इनवर्स। तो ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस में आपको एज अ एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाने पे उसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं।
और उसके बाद हम मेन आते हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इन सब के न्यूमेरिकल्स पे, और देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो डेरिवेशन होता है उसमें किस अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट नहीं करती है रिएक्शन की स्पीड के लिए। वो हम वन बाय वन डेरिवेशन से सीखने वाले हैं और उन पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। थैंक यू।